तो हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एनिमल किंगडम। चैप्टर तो भाई बहुत सरल है, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है और सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट को स्किप कर देते हैं। वो सोचते हैं भाई जल्दी जल्दी हम लोग फाइलम पढ़ लें और फाइलम पढ़ के हम लोग एग्जाम्पल याद कर लें और ख़त्म करें। लेकिन जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है अगर वो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको फाइलम याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो आज जो हमारा ये लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो एक एक करके बहुत आराम से हम लोग आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे और उसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिए। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम लोग एनिमल किंगडम की। आपको पता होना चाहिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बच्चों किसने दिया था? वेरी गुड, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था RH विटेकर ने। कब दिया था? 1969 में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर ने दिया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। तो वो 5 ग्रुप कौन कौन से थे? एक तो था भाई मोनेरा, एक था भाई प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एनिमेलिया। राइट, एनिमेलिया। ये 5 ग्रुप्स थे जो RH विटेकर ने डिवाइड किए थे। इन्होंने कहा था भाई इस धरती पे जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं वो इनमें से किसी ना किसी ग्रुप में आते हैं। ठीक, बहुत अच्छे। जिसमें से जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जिनके पास में सिर्फ एक सेल थी, सिंगल सेल वाले, जिनको हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रखे गए। ठीक है जी। और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जिनके पास मल्टीपल सेल्स थी। तो इन ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कहा? इनको कहा हमने मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्यों कहा भैया मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? क्योंकि इनके पास में मल्टीपल सेल्स थी। ठीक, हां, अगर तुम ये मान के चलो कि फंजाई का एक तरह की फंजाई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट, तो ईस्ट यहां पे एक्सेप्शन है क्योंकि वो क्या है? यूनिसेल्यूलर है। आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि ये तो आपको पता ही होगा। बहरहाल हमारी बात यहां पे ये हो रही है कि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनके पास मल्टीपल सेल्स थी। ठीक, और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन के रीजंस थे लेकिन मैं अभी उन पे नहीं जा रहा हूं, मैं अपने आ रहा हूं एनिमेलिया के ऊपर। खैर, अब इन तीनों में से जो एनिमेलिया है उनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो कि क्या थे बताओ? एनिमल्स थे। जो कि क्या थे? एनिमल्स थे। तो अब हम लोग फर्दर क्लासिफाई करना चाहते हैं एनिमल्स को, क्योंकि आप जानते हो कि एनिमल्स कोई एक तरह के नहीं होते, एनिमल्स बहुत सारे तरह के होते हैं। यानी कि इसमें भी हमको नीड है कि हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल और उसमें कौन से क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम ये पता लगा पाए कि वो एनिमल्स क्या हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो इन शॉर्ट हम इस वाले चैप्टर में जिसका नाम है एनिमल किंगडम, तो हम इस एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे बताओ भाई? हम लोग बात करते हैं इस वाले चैप्टर में एनिमल्स के बारे में। ठीक है ना? हम लोग क्या काम करेंगे इस वाले चैप्टर में? हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे किसका? एनिमल्स का। ठीक है ना? हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे एनिमल्स का। तो जितने भी तरह के एनिमल्स हैं उनको हम किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि भाई एनिमल्स तो बहुत सारे तरह के हैं ना।
अगर अभी हम लोग बात करें कि अभी तक जो हमने एनिमल्स को नाम दे दिया है, इट मींस हमने जिनको डिस्कवर कर लिया है, तो वो लगभग कितने तरह के एनिमल्स हैं? 1.2 मिलियन टाइप के एनिमल्स हैं। तो हर एक एनिमल को पढ़ना तो वही पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग उनको क्लासिफाई कर दें, अलग अलग तरीके से अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर दें, जिससे हमें यह पता लगे इन्हीं के कैरेक्टर जैसा हमको फ्यूचर में कोई और एनिमल हमने अगर डिस्कवर किया तो हम उसे कहां पे रखें, किस पोजीशन पे रखें। तो ये चैप्टर इन्हीं सब बातों को लेकर है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हमें यहां पे क्या करना है भैया, एनिमल्स को क्लासिफाई करना है। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि जो एनिमल किंगडम है इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, तो बताओ, इसमें एनिमल्स आते हैं भाई मल्टी सेल्यूलर, यानी कि अब हम इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे उनमें बताओ एक सेल होगी या एक से ज्यादा सेल्स होंगी? भाई एक से ज्यादा सेल्स होंगी। तो हम यहां पे ऐसा कोई भी एनिमल नहीं पढ़ेंगे जिसमें एक सेल होगी, तो सारे एनिमल्स कैसे हैं भाई? मल्टी सेल्यूलर टाइप के। दूसरा, ये सारे एनिमल्स क्या हैं? हेट्रोट्रॉफिक हैं। हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स का मतलब क्या हुआ भाई? हेट्रोट्रॉफिक क्या हुआ? तो हेट्रोट्रॉफिक एक तरह का न्यूट्रिशन का टाइप है, यानी कि जो इस किंगडम में, इस समूह में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो खाने के लिए, वो भोजन के लिए, वो न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे एनिमल पे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के एनिमल को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे एनिमल्स की बात करेंगे जिनमें मल्टीपल सेल्स हैं, और ऐसे एनिमल्स की बात करें जो कि खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर हैं, यानी कि अपना खाना खुद से नहीं बना रहे हैं, खुद से नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है बच्चों कि एनिमल किंगडम में भाई ये तो ठीक है कि हाँ भाई खाना हम किसी और ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, लेकिन वो खाना ले किस तरह से रहे हैं? क्या हम खाने को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? जैसे आपने रोटी पे हाथ रखा और रोटी के सारी चीजें आपने क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। क्या ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, हम लोग उस खाने को बाकायदा निगल रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरह का न्यूट्रिशन कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है भाई? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो एनिमल किंगडम में जिन एनिमल्स की हम लोग बात कर रहे हैं उनमें पहला कैरेक्टर तो ये है कि उनके पास मल्टीपल सेल्स हैं। दूसरा कैरेक्टर ये है कि वो खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे निर्भर है। और तीसरा कैरेक्टर बच्चों ये है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि जो उनका फूड है उसे वो इनगल्फ कर लेते हैं। क्लियर? यहां तक मेरे हिसाब से आपको बातें क्लियर हो चुकी होंगी। हम लोग आगे की बात करें तो हम लोग ये पता लगाते हैं कि जो एनिमल्स है बच्चों वो तीन तरह के थे। एक था प्रोटोजोआ, एक था पैराजोआ और एक था यूमेटाजोआ, ठीक है ना, यूमेटाजोआ। तो जो एनिमल्स थे वो कितने तरह के थे बताओ? तीन तरह के, प्रोटोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। जो प्रोटोजोआ है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रिमिटिव मेटाजोआ। प्रिमिटिव मेटाजोआ। देखो भाई, जब पहले सीपीएमटी का जमाना था तो सीपीएमटी के जमाने में बहुत सारे टीचर्स ये किया करते थे कि एनिमल किंगडम में ही किसको पढ़ाया करते थे? प्रोटोजोआ को पढ़ाते थे। लेकिन अब प्रोटोजोआ को हम लोग कहां पढ़ते हैं? प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। तो प्रोटोजोआ तो भैया यहां से खेल खत्म हो गया। प्रोटोजोआ को हम लोग कहां पे पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। तो यहां से टाटा बाय बाय हो गई है। अब सर पैराजोआ क्या है और यूमेटाजोआ क्या है? तो बच्चों एक बात समझने की कोशिश करो कि जिन ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल थी और वो यूकैरियोट्स थे तो वो प्रोटिस्टा में आते थे, जिसमें क्या आता था भैया? प्रोटोजोआ। हमने बात की थी कि जो एनिमल्स हैं उनमें मल्टीपल सेल्स हैं। क्या है बताओ? मल्टीपल सेल्स हैं। लेकिन जो पैराजोआ वाला ग्रुप है इनमें मल्टीपल सेल्स तो हैं, लेकिन जो ये सेल्स हैं ये आपस में एग्रीगेट नहीं है, या फिर यूं कह दो कि ये लूजली एग्रीगेट है। आपस में कैसी हैं? लूजली एग्रीगेट है। तो इन तरह के ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कहा?
पैराजोआ कहा या प्रिमिटिव मेटाजोआ कहा। तो इनमें क्या था बेटा, इनमें मल्टीपल सेल्स तो थी, मल्टीपल सेल्स तो थी, बट लूजली एग्रीगेट थी। क्या थी बताओ, लूजली एग्रीगेट थी, यानी कि ये सेल्स तो थी लेकिन आपस में ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं था, ये लूज स्ट्रक्चर था। इनको हमने बोला पैराजोआ या प्रिमिटिव मेटाजोआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो एनिमल्स थे जो प्रिमिटिव एनिमल थे, यानी कि एनिमल किंगडम के प्रिमिटिव एनिमल कौन से थे, पैराजोआ थे या प्रिमिटिव मेटाजोआ थे। और इसमें एग्जाम्पल है बच्चों, इसमें एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से पता है, पोरीफेरा, पोरीफेरा। तो जो हम लोग पहला फाइलम पढ़ेंगे, जो हम लोग पहला फाइलम पढ़ेंगे वो फाइलम कौन सा होगा, फाइलम पोरीफेरा। मैं सिर्फ यहां पे इसलिए भी बता रहा हूं इसको ताकि आप एक बार सभी फाइलम्स के नाम एक साथ जान लो। तो सबसे पहले जो पोरीफेरा है वो क्या है बेटा, वो प्रिमिटिव मेटाजोआ है या इस एनिमल किंगडम के सबसे प्रिमिटिव खिलाड़ी हैं। उसके बाद में यू मेटाजोआ, यानी कि अब जो खिलाड़ी हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, और इसी तरीके से हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो खिलाड़ी कैसे होते जाएंगे, एडवांस लेवल के होते जाएंगे। यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं मेड अप ऑफ मल्टीपल cells which form tissue, then organ system। ठीक है ना, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो सेल्स हैं वो अलग अलग हैं। इनमें अगर सेल्स हैं तो सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली जुड़ी हैं, यहां पे लूजली जुड़ी हैं। इनमें क्या है भाई, कॉम्पैक्टली जुड़ी हैं, और कॉम्पैक्टली जुड़ी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो यहां पे यू मेटाजोआ में हम थोड़े एडवांस एनिमल्स की बात करेंगे, और एडवांस एनिमल्स से मेरा मतलब बेटा ये है कि हम उन एनिमल्स की बात करेंगे जिनमें मल्टीपल सेल्स तो हैं, लेकिन मल्टीपल सेल्स आपस में टिश्यू के फॉर्म में हैं, ऑर्गन के फॉर्म में हैं या ऑर्गन सिस्टम के फॉर्म में हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पोरीफेरा पढ़ ही लिया है। पोरीफेरा के बाद में यहां पे बात करेंगे सिलेंट्रेटा की, सिलेंट्रेटा की, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटी हेलमिन्स, फिर एसके हेलमिन्स, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, साथ साथ बोलो बच्चों, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमीकॉर्डेटा, देन कॉर्डेटा। तो अब आप ये समझो कि जितने भी पोरीफेरा को छोड़कर जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या हैं, यू मेटाजोआ हैं, और जो पोरीफेरा है वो पैराजोआ है या फिर प्रिमिटिव मेटाजोआ है। यानी कि कुल मिलाकर इस हमें चैप्टर में इतने सारे फाइलम पढ़ने हैं। कौन कौन से याद करो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, देन कॉर्डेटा। तो इतने सारे हमको फाइलम पढ़ने हैं यार, इतने सारे फाइलम मुझको पढ़ने हैं, और इसमें हमें ऑर्गेनिज्म भी रखने हैं। तो हम किस तरह से कैसे पता लगेगा कि ये ऑर्गेनिज्म पोरीफेरा में रखा जाए, ये ऑर्गेनिज्म सिलेंट्रेटा में रखा जाए, ये ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा में रखा जाए। तो ये पता लगाने के लिए हमने यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस बनाए, यानी कि ऐसी वो
कौन सी बातें हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पाए कि कौन से ऑर्गेनिज्म को कहां पर प्लेस करना है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि इन फाइलम्स में हम जो ऑर्गेनिज्म प्लेस करने वाले हैं वो हम लोग किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे प्लेस करने वाले हैं, और अब हम लोग उन क्राइटेरियाज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखो भाई, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये इतने सारे बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम ये जनरली ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई कौन से एनिमल को किस फाइलम में रखें, पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो थोड़ा बहुत अभी मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। चलो भैया देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है। देखो भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम तो इस बात पे बिल्कुल क्लियर हैं कि यहां पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मल्टी सेल्यूलर हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, यहां पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है भाई मल्टी सेल्यूलर हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स हैं वो आपस में लूजली एग्रीगेट है। वो आपस में क्या है? लूजली एग्रीगेट है। गुड। तो जब हम लोग ये कहेंगे कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल्स, जो मल्टीपल सेल्स का तो बना है लेकिन उनकी सेल्स आपस में लूजली एग्रीगेट हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मेरे भाई? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इन एनिमल्स में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन है जिनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? तो आपको अच्छे से पता है कि इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है? पोरीफेरा। ठीक है ना, जिसे अभी हमने कहा था प्रिमिटिव मेटाजोआ। तो इनमें ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें मल्टीपल सेल्स तो हैं, लेकिन वो सेल्स आपस में लूजली एग्रीगेट हैं, टाइटली एग्रीगेट नहीं हैं, टिश्यू नहीं बना पाई। तो वो क्या है बताओ भाई? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ओके जी, ठीक है। समय बदला, एवोल्यूशन हुआ, और एवोल्यूशन होने के बाद में क्या हुआ कि सेल्स आपस में टाइटली एग्रीगेट हो गई। सेल्स आपस में क्या हो गई भाई? टाइटली एग्रीगेट हो गई, और टाइटली एग्रीगेट होने के बाद में उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने कहा टिश्यू। तो ये क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास में क्या है भाई? टिश्यू है, तो वो क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कौन कौन करता है? तो बच्चों इसका एग्जांपल है, हम लोग यहां पलटते हैं। हम लोग कहां पलटते हैं भाई? यहां पे पलटते हैं। आओ देखो, ये हमारा क्लियर है दोस्त। अब इसके बाद में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले ये दोनों भाई हैं। याद रखना, ये दोनों भाई हैं, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। अभी आगे पता चलेगा तुमको। तो जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या है भाई? इसमें एग्जांपल है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ठीक है ना, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। और देखो, और ज्यादा भाई इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होने के बाद में बहुत सारे टिश्यू से मिलकर क्या बना? एक ऑर्गन बना। क्या बना भाई? ऑर्गन बना। ऑर्गन। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास में ऑर्गन्स तो थे, लेकिन वो ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते थे। वो ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक सिस्टम नहीं बना पाते थे। सर, ऑर्गन थे, ऑर्गन कोऑर्डिनेट करके सिस्टम नहीं बना पा रहे, इसका मतलब देखो मेरे भाई, हम लोगों के पास में सिस्टम्स हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोगों के पास में सारे सिस्टम्स हैं। अब अगर हम लोग कोई भी एक सिस्टम को उठा लें, सपोज टू बी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम उठा लिया, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में यहां पे मल्टीपल ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई। हार्ट है, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ब्लड और कैपिलरीज हैं, ब्लड है, लंग्स भी वो काम में आते हैं, इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं।
तो बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिले हुए हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक इसी तरीके से टिश्यू के बाद क्या आया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन। लेकिन अभी ऑर्गन आपस में मिलकर एक सिस्टम की तरह वर्क नहीं कर पा रहे हैं, अभी ऑर्गन आपस में मिलकर एक सिस्टम की तरह वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये है मेरे भाई ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है भाई, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है भाई, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही मेंबर होता है जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या होता है भाई, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस। सिर्फ एक मेंबर होता है जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। याद रखना, अगर एक ही मेंबर है तो पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन शो कर रहा है, तो आप सीधे सीधे कह दोगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब इवोल्यूशन हुआ और अब क्या बन गया है भाई, ऑर्गन सिस्टम्स बन गए हैं। यानी कि अब ऑर्गन्स को यह पता चल चुका है कि दोस्त ऐसे काम तो नहीं चलेगा, ऐसे काम तो नहीं चलेगा, हम लोगों को आपस में मिल बांट के काम करना पड़ेगा, हम लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करना पड़ेगा। तो ये क्या बनाया बेटा, ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां पाई जाती है, देखो देखो ध्यान से सुनो। हम लोग यहां तक खत्म कर चुके हैं ना यार। ये क्या था, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या था बताओ, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या था बताओ, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन होते हैं इररिवर्सिबल चेंज, यानी कि वो चेंज, वो विकास जो पीछे लौट नहीं सकता। मतलब क्या हुआ, हम लोग बंदर से इंसान बने, लेकिन चाहते हुए भी हम लोग मॉर्फोलॉजिकली इंसान से बंदर नहीं बन सकते। हरकतों से बन सकते हो, समझ सकता हूं मैं, लेकिन हम लोग मॉर्फोलॉजिकली बंदर नहीं बन सकते। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अब जो नया बच्चा पैदा हो वो बिल्कुल बंदर पैदा हो किसी से, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना इवोल्यूशन क्या होता है, इररिवर्सिबल। तो अगर हम लोग इवोल्यूशन करते करते यहां से यहां तक आ चुके हैं, यानी कि सेल्यूलर लेवल से ऑर्गन लेवल तक आ चुके हैं, तो अब हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं है। यानी कि एसके हेल्मनथीस से लेकर कॉर्डेटा तक, एसके हेल्मनथीस से लेकर कॉर्डेटा तक आंखें बंद करके जितने भी फाइलम हैं उन सब में कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या होगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये एसके हेल्मनथीस से लेकर कॉर्डेटा तक, एसके हेल्मनथीस से लेकर कॉर्डेटा तक क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। उम्मीद है ये आपको क्लासिफिकेशन का बेसिस समझ में आया होगा। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, इसके आगे अगर आपको और क्लासिफिकेशन का बेसिस पढ़ना है तो हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। मैं अभी आपको जितने भी क्लासिफिकेशन के लेवल पढ़ाऊंगा उसमें ज्यादातर में 3 मोड्स होंगे। एक होगा इजी, एक होगा मॉडरेट, एक होगा एडवांस। देखो यहां पे भी वही मोड इस्तेमाल हुए हैं। देखो भैया, हम लोग इजी मोड से होते हुए कहां पहुंचे हैं, एडवांस मोड तक पहुंचे हैं। तो जितने भी फाइलम हैं और जिस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो याद रखना कि हमेशा फाइलम पोरीफेरा हमेशा इजी, उसके इजीएस्ट मोड पे रहेगा। टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा और खास तौर से प्लेटीहेल्मिन्थीस भी लगभग या इन दोनों को मान लो, ये उसके मॉडरेट पे रहेंगे। और
कई बार प्लेटीहेल्मिन्थेस या कई बार प्लेटीहेल्मिन्थेस को छोड़कर बाकी सब एडवांस मोड पे रहेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कंप्लीट कराया है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह का है भाई? और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है भाई? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस है जर्म लेयर। जर्म लेयर, देखो भाई, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो कोई भी बॉडी का ऑर्गन बनने से पहले हमारे पास क्या बनती हैं? हमारे पास बनती हैं जर्म लेयर्स। क्या बनती हैं? जर्म लेयर्स बनती हैं। ठीक, अब इसमें भी दो ही चीजें हैं, एक क्या है भाई? इजी, और एक क्या है? एडवांस। ठीक, हमारे पास क्या बनी भाई? जर्म लेयर बनी। अब जब हमारे पास बेटा जर्म लेयर बन गई हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म में यह देखा गया कि उनके पास में उनकी जो पूरी बॉडी है वो सिर्फ दो जर्म लेयर से मिलकर बनी है। यानी कि उनके पास तो एक जर्म लेयर है, क्या? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और एक जर्म लेयर क्या है बताओ? एंडोडर्म। बाहर वाली क्या है? जर्म लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाली जर्म लेयर क्या है भाई? एंडोडर्म। तो उनकी बॉडी में कितनी जर्म लेयर थी? दो। तो ऐसे एनिमल्स को हमने क्या कहा? डिप्लोब्लास्टिक कहा। क्या कहा बताओ? डिप्लोब्लास्टिक कहा। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है हैविंग टू जर्म लेयर्स। कौन कौन सी हैं बताओ? पहले क्या है? एक्टोडर्म, और अंदर की तरफ क्या है? एंडोडर्म। ठीक है ना, क्या है बताओ? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ऐसे 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 ऑर्गेनिज्म जिनके पास में दो जर्म लेयर हैं वो क्या है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। देखो भाई, ध्यान से देखो, ये वाली जो जर्म लेयर है, देखिए जरा ध्यान से, ये वाली जो जर्म लेयर है उसको क्या बोला? एक्टोडर्म। और ये वाली जो जर्म लेयर है, ये वाली जो जर्म लेयर है उसको हमने क्या बोला? एंडोडर्म बोला। ठीक, तो जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ? डिप्लोब्लास्टिक की। तो जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कितनी जर्म लेयर होती हैं? दो जर्म लेयर होती हैं। कितनी जर्म लेयर होती हैं? दो जर्म लेयर होती हैं। लेकिन हम अभी उन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जिनके पास टिश्यू है। अब भाई जिनके पास सिर्फ सेल्स हैं और वो सेल्स भी लूजली वे में हैं, तो उनके पास तो जर्म लेयर होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जर्म लेयर तो तभी होगी ना जब टिश्यू फॉर्मेशन होगा। तो देखो, जर्म लेयर किसके पास नहीं होती हैं? तो वो नहीं होती हैं बेटा पोरीफेरा के पास। तो यहां पे पोरीफेरा की तो बात ही खत्म हो गई, इजी लेवल की तो बात ही खत्म हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं मॉडरेट और एडवांस लेवल की। तो यहां पे बच्चों जो जर्म लेयर हैं अगर दो हैं, यानी कि एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक है, ऐसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? तो ऐसे होते हैं बेटा फाइलम सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के मेंबर एंड टीनोफोरा के मेंबर। ये लोग बेटा भाई भाई हैं, जहां जाएंगे साथ साथ जाएंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन हैं? जिनके पास में दो जर्म लेयर हैं, और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा। याद रखना बच्चों, देखो भाई, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो बन गई, लेकिन अब हमें आगे मीजोडर्म भी तो बनानी है। तो जो नेचर है उसने उसका पहले से इंतजाम कर रखा है। क्या इंतजाम कर रखा है सर? देखो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अभी कोई लेयर तो नहीं बनाई है, लेकिन लेयर बनाने का मटेरियल डाल रखा है। यानी कि क्या डाल रखा है बीच में? मीजोगिलिया। क्या डाल रखा है बताओ? मीजोगिलिया। तो ये क्या है मीजोगिलिया? मीजोगिलिया एक ए सेल्यूलर क्या है? स्ट्रक्चर है, या यूं कह दें कि ये क्या है? फ्लूइड है। क्या है बताओ? फ्लूइड है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म्स के बीच में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होगा? एक ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? मीजोगिलिया कहेंगे, जो कि सेल नहीं है, एक ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, या यूं कह दें कि एक फ्लूइड है। ठीक, तो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल क्या हुए बताओ? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा।
अब देखो भाई एडवांस की तरफ बढ़ गए हम लोग, बाकी सब क्या हो गए भाई एडवांस। अरे सबसे इजी क्या हो गया, जर्म लेयर है ही नहीं। मॉडरेट क्या हो गया, 2 जर्म लेयर हैं। सबसे ज्यादा एडवांस क्या हो गया, 3 जर्म लेयर है। तो 3 जर्म लेयर किसमें है, सीलेंट्रेट्स के बाद में और टीनोफोरा के बाद में जितने बचे, कौन बचा भाई, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक। प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक क्या होगा बच्चों कि एक्टोडर्म जो बाहर वाली थी, एंडोडर्म जो कि अंदर वाली थी, उसके बीच में इस मीजोगिलिया ने आगे चलकर क्या बना दी, एक वाकई में एक सेल्यूलर लेयर बना दी जिसको हमने बोला मीजोडर्म। मैंने ये डायग्राम एनसीईआरटी के ही एज इट इज उठा रखे हैं। तो देखो बेटा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या है बताओ, मीजोडर्म, यानी कि यहां पे एक और लेयर मौजूद है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, हैविंग 3 जर्म लेयर्स। ये कैसे एनिमल्स हैं, जिनके पास में क्या थी, 3 जर्म लेयर्स थी। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक, ठीक है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक। अब देखो बेटा, जो बच्चा समझने वाला है, जो बच्चा समझने वाला है वो इस चीज को भी समझ सकता है। क्या समझ सकता है, जरा देखो। मैंने कहा था जब ये जो जर्म लेयर हैं ये क्या बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं, ठीक। और कितनी जर्म लेयर एडवांस में होती हैं, 3 जर्म लेयर होती हैं। यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स हैं वो प्रॉपर अच्छे से ऑर्गन बना पाएंगे। क्लियर, वो प्रॉपर अच्छे से ऑर्गन बना पाएंगे। आप देखो कि जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कम से कम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट है, प्लेटीहेल्मिन्थीस से ही स्टार्ट है, ठीक है ना। हालांकि प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, बस और 2 ऑर्गन्स को आपस में कोऑर्डिनेट कर दिया। बहरहाल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनमें 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। और डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनके पास में एक्टो होती है, एंडो होती है, मीजोडर्म की जगह क्या होता है, मीजोगिलिया होती है। इसके एग्जांपल क्या है, सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा। और उसके एग्जांपल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन का बेसिस देखते हैं, क्या है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस है बेटा बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम। अब बच्चों बॉडी कैविटी और सीलोम का मतलब क्या है, जरा देखो। देखो भाई, हमारे पास में जब तीनों जर्म लेयर आ गई, जब हमारे पास में 3 जर्म लेयर आ गई, तो हमने सोचा कि यार अब तो हमें ऑर्गन बनाने पड़ेंगे। और ऑर्गन जब बनाने पड़ेंगे तो ऑर्गन को रखने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, ऑर्गन को रखने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए। और ऑर्गन के रखने के लिए जो जगह चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, कैविटी। देखो सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी बॉडी इस तरीके की है, ठीक। अब ना तो यहां पे कोई जगह है जहां पे मैं कोई भी ऑर्गन को प्लेस कर पाऊं। ये बहुत सॉलिड दिख रहा होगा आपको, ये भी क्या दिख रहा होगा, बहुत सॉलिड दिख रहा होगा। अगर मुझे यहां पे ऑर्गन प्लेस करना है तो मुझे क्या चाहिए भाई, जगह चाहिए। मान लो एक पेन है और पेन में अगर आपको रिफिल इंसर्ट करनी है तो उस पेन के अंदर आपको स्पेस तो चाहिए ना। लेकिन यहां पे कोई भी स्पेस नहीं है, यहां पे कोई भी स्पेस नहीं है। जैसे बचपन में क्या करते थे कि जो बच्चे थे ना वो पेन की रिफिल हटा के और उसमें कागज ठूस के भर दिया करते थे। तो अब बताओ कोई एक पेन है, एक हॉलो पेन है, उसमें कागज ठूस के भरा हुआ है, तो उसमें रिफिल डालने की जगह नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या डालने के लिए, ऑर्गन्स डालने के लिए। और ऑर्गन्स प्रॉपर किस में डाल सकते हैं हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ऑर्गन्स प्रॉपर किस में डाल सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक में, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक में मैं डालना चाहता हूं क्या, ऑर्गन्स, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, कैविटी चाहिए। और कैविटी को क्या कहते हैं, सीलोम। इतना याद रखना कि कैविटी की बात हमेशा कहां से होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ही कैविटी की बात होगी, और किसी ऑर्गेनिज्म में कैविटी की बात नहीं होगी।
तो कैविटी की बात हमारी कहां से होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल से होगी। बहुत अच्छी बात। चलो अगर हम लोग बॉडी कैविटी के बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो कैसे क्लासिफाई करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग क्या है, ये 3 तरह का क्या है बॉडी कैविटी पाई जाती है, 3 तरह की पाई जाती है। सबसे पहले क्या है भाई? एसीलोमेट। एसीलोमेट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। भाई ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं, इनके पास तीनों जर्म लेयर है। इनके पास एक्टोडर्म है, इनके पास में एंडोडर्म है और इनके पास में बीच में प्यारी सी क्या है भाई? मीजोडर्म भी है। लेकिन इनके पास में कोई भी स्पेस छूटा हुआ नहीं है जहां पे ये कोई भी ऑर्गन को रख सके। देखो इसकी शक्ल, इस तरफ देखो, देखो भाई ध्यान से देखो, ये क्या है? ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, पर इसको देखो ध्यान से, ये क्या है इसकी बताओ? ये है एक्टोडर्म, ये क्या है इसकी? एंडोडर्म, और ये वाली क्या है इसकी? मीजोडर्म। तो देखो ना तो एक्टो के पास, ना तो एंडो के पास और ना मीजो के पास ऐसी कोई जगह है जहां पे ये किसी ऑर्गन को प्लेस कर सके। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट भी हैं लेकिन बाय चांस उनके पास में कोई कैविटी नहीं बन पाई, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के साथ साथ क्या बोल सकते हैं? एसीलोमेट। ए माने होता है एब्सेंस, सीलोमेट का मतलब होता है कैविटी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं बट नो सीलोम, या फिर हम कह सकते हैं कैविटी क्या है बताओ? एब्सेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? एसीलोमेट कहते हैं। अब आप जानते हो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक की शुरुआती मैंने किससे की थी बताओ? ट्रिप्लोब्लास्टिक की बातचीत हम किससे करना शुरू किए थे? प्लेटीहेल्मिन्थीज से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 3 जर्म लेयर तो हैं लेकिन उनमें कोई कैविटी नहीं है, वो कौन हो सकता है? इजी से एडवांस की तरफ कौन हो सकता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज हो सकते हैं। तो एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक ही, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है ना? प्लेटीहेल्मिन्थीज एक ऐसा एनिमल है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है लेकिन क्या है बताओ? एसीलोमेट है, यानी कि उसके पास कोई भी कैविटी नहीं है। अब यार ये कैविटी बनेगी कैसे? ये कैविटी बनेगी कैसे? कौन यहां से हटेगा? क्या एक जर्म लेयर हट जाएगी तो कैविटी बनेगी? तो फिर तो डिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। तो बच्चों ये कैविटी कैसे बनती है उसकी बात कर लेते हैं। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं, जरा बहुत ध्यान से देखना। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि ये सपोज हमारी मीजोडर्म थी। बहुत ध्यान से, ये हमारी क्या थी? मीजोडर्म। ये हमारी मीजोडर्म थी, ये हमारी मीजोडर्म थी। ठीक भाई, ये हमारी मीजोडर्म थी। इसके ऊपर ये हमारी एक्टोडर्म थी और इसके अंदर ये हमारी एंडोडर्म है। ये हमारी क्या है? एंडोडर्म। तो ये वाली क्या है बताओ? ये है एक्टोडर्म। ये वाली क्या है? पूरी की पूरी मीजोडर्म। और ये वाली क्या है बताओ? एंडोडर्म। राइट। तो बताओ कैविटी का जुगाड़ कहां से होगा? तो कैविटी का जुगाड़ बच्चों कहां से होगा? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताता हूं कैविटी का जुगाड़ कहां से होगा। कैविटी का जुगाड़ बच्चों होगा अगर हम लोग क्या कर दें, जो ये मीजोडर्म है ना, इस मीजोडर्म में से हम लोग जगह बना लें। इस मीजोडर्म में से अगर हम लोग जगह बना लें, इस मीजोडर्म में से हम लोग जगह बना लें तो हम लोग कैविटी बना सकते हैं। तो याद रखो बच्चों, जो कैविटी का फॉर्मेशन है वो मीजोडर्म को डिवाइड करके हुआ है। मतलब यार ये हो गया कि जो ये कैविटी है दोस्त, ये क्या है भाई? कैविटी। बहुत ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं जो ये कैविटी बनी है ना मेरे भाई, इसके ऊपर भी मीजोडर्म, इसके नीचे भी मीजोडर्म, इसके ऊपर भी मीजोडर्म, इसके नीचे भी मीजोडर्म।
तो बीच में क्या बनेगी, ये कैविटी बनेगी। ठीक, अब सुनो, एवोल्यूशन कभी भी जंप नहीं करता है, ये एक बहुत ही सुस्ती से धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। तो जब मेरे पास में 3 जर्म लेयर थी लेकिन कैविटी कोई नहीं थी, तो अब जब कैविटी तुमको कुदरत दे रही है, जब तुमको कैविटी नेचर दे रही है, तो एकदम से कैविटी नहीं देगी। ये कैविटी कैसे मिलेंगी आपको बच्चों, ये कैविटी पहले आपको मिलेगी पाउच के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेगी बताओ, पाउच के फॉर्म में कैविटीज मिलेंगी। वेरी गुड, किस फॉर्म में मिलेंगी, पाउच के फॉर्म में कैविटीज मिलेंगी भाई मेरे। तो अगर तुम्हारे पास में कैविटीज मेरे दोस्त पाउच के फॉर्म में है, अगर तुम्हारे पास कैविटीज पाउच के फॉर्म में है, पाउच के फॉर्म में कैविटीज है, देखो भाई पाउच के फॉर्म में कैविटीज हैं, तो हम ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि हम एसीलोमेट हैं और ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि हम सीलोमेट हैं। तो हम बोल पाएंगे कि भैया हमें तो ऐसे ही कह दिया, झूठी मूठी सा कह दिया है, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग स्यूडोसीलोमेट हैं। क्या है बताओ, स्यूडोसीलोमेट हैं, यानी कि हमारे पास कैविटी तो है लेकिन किस फॉर्म में है, पाउच के फॉर्म में, यानी कि कैविटी इन द फॉर्म ऑफ पाउच, पाउच के फॉर्म में कैविटी है। और ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं मेरे भाई, इसके एग्जांपल बता दो। वेरी नाइस, इसका एग्जांपल हो सकता है एसके हेलमिंथीज। क्या हो सकता है, एसके हेलमिंथीज। तो दोनों भाई निपट गए, प्लेटी हेलमिंथीज भी निपट गए और एसके हेलमिंथीज भी निपट गए। प्लेटी हेलमिंथीज में कोई भी कैविटी नहीं थी, एसके हेलमिंथीज में कैविटी थी, लेकिन किस फॉर्म में थी, पैचेस के फॉर्म में थी। अब फिर से इवोल्यूशन। अब देखो सबसे एडवांस क्या है यार, सबसे एडवांस क्या है, सबसे एडवांस ये है कि भैया हमारे पास जगह हो, जगह होगी बढ़िया तो बढ़िया ऑर्गन्स होंगे। तो देखो यहां पे मीजोडर्म, यहां पे भी मीजोडर्म, दो मीजोडर्म के बीच में क्या है, मस्त कैविटी सी बन गई है और प्रॉपर कैविटी बनी है। यू मतलब बायोलॉजी में कहीं पे भी आपको यू दिखे, यू का मतलब होता है ट्रू। तो ऐसे लोग जिनमें भाई साहब ट्रू कैविटी है, ट्रू सीलोम है, उसको हम बोलते हैं सीलोमेट या फिर यू सीलोमेट। क्या बोलते हैं, सीलोमेट या फिर क्या बोलते हैं, यू सीलोमेट बोलते हैं। यानी कि कैविटी सीधे सीधे भाई साहब बढ़िया बढ़िया कैविटी क्या है भाई, प्रेजेंट है, इनको हमने बोला सीलोमेट या यू सीलोमेट। फिर से देखो बेटा, यहां पे हमने प्लेटी हेलमिंथीज देख लिया, एसके हेलमिंथीज देख लिया, यानी कि अब हम लोग कहना चाहते हैं कि एनीलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, एनीलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं वो सब कैसे हैं, वो सब यू सीलोमेट हैं या फिर सीलोमेट हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो ये एक टेबल है जो आपके एनसीईआरटी में है, जरा बहुत ध्यान से देखो। देखो कह रहा है कि किंगडम एनिमेलिया में क्या है भाई, मल्टी सेल्यूलर है सब लोग। क्या है भाई, मल्टी सेल्यूलर है किंगडम एनिमेलिया में। अब उसमें अगर हम लोग बात करें कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और इनमें कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती है, बॉडी कैविटी। ये सब किसको बिलोंग करते हैं, पोरीफेरा फाइलम को बिलोंग करते हैं। अगर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ये किसको फॉलो करेंगे, बाकी के लोगों को करेंगे। अभी मैं बीच का नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया है। यहां पे मुझे आपको दिखाना ये है कि अगर कैविटी पाई, अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो 3 चीजें क्या हो सकती हैं। देखो ये वाला, अगर कोई भी एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो सबसे पहली बात तो ये हो सकती है कि बॉडी कैविटी उसमें ना हो, एसीलोमेट है। और ये किसमें है बताओ, प्लेटी हेलमिंथीज में। दूसरी बात बच्चों ये हो सकती है कि फॉल्स सीलोम हो, यानी कि सीलोम पैचेस के फॉर्म में हो। तो वो कैसा हो सकता है बताओ, एसके हेलमिंथीज में हो सकता है। और तीसरा है भाई कि अगर यहां पे ट्रू सीलोम है तो वो क्या हो सकते हैं, सीलोमेट हो सकते हैं। अब बच्चों याद रखना कि जो सीलोम है ना, सीलोमेट जो ऑर्गेनिज्म है ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं शीजो सीलोमेट, एक होते हैं शीजो सीलोमेट और एक होते हैं एंटेरो सीलोमेट। एक क्या होते हैं बताओ, शीजो सीलोमेट होते हैं
और एक क्या होते हैं बताओ, एंटेरोसिलोमेट होते हैं। अब शीज़ोसिलोमेट क्या होता है और एंटेरोसिलोमेट क्या होता है जरा देखो। शीज़ोसिलोमेट का मतलब होता है कि जिनमें बॉडी कैविटी सीधे सीधे क्या किया उन्होंने स्प्लिट किया, किसको, मीजोडर्म को, और मीजोडर्म को स्प्लिट करके एकदम से बॉडी कैविटी बन गई, यानी कि पूरी बॉडी कैविटी एक ही बार में बनी, उनको हम क्या बोलते हैं, शीज़ोसिलोमेट बोलते हैं। और ये लेस एडवांस फीचर है। तो शीज़ोसिलोमेट जो लेस एडवांस फीचर है उसमें देखो हम लोग यहाँ पे कितने लोगों की बात कर रहे हैं, 6 लोगों की। भाई सीलोम कितने लोगों के पास है, 6। कौन कौन से, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब मैंने कहा कि भैया मैंने एक और चीज तुम्हें बता दी कि सीलोमेट भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, शीज़ोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। तो याद रखो बेटा, शीज़ोसिलोमेट ऊपर वाले 3 होते हैं जो लेस एडवांस हैं, और एंटेरोसिलोमेट नीचे वाले 3 होते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई शीज़ोसिलोमेट कौन होते हैं, तो ऐसे लोग जिनकी बॉडी कैविटी मीजोडर्म को एक साथ स्प्लिट करके पूरी बॉडी कैविटी एक बार में बन गई, उसे हम कहते हैं शीज़ोसिलोमेट। और जो एंटेरोसिलोमेट है उनमें जो क्या होता है, उनमें जो बॉडी कैविटी बनती है पहले वो पाउच के फॉर्म में बनती है, ऐसे करके पहले थोड़े थोड़े पाउच बनते हैं और उसके बाद में अल्टीमेटली पूरी बॉडी कैविटी बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एंटेरोसिलोमेट। और जो होते हैं एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो सिलोमेट भी कितने तरह के भाई, 2 तरह के। कौन कौन से, एक है शीज़ोसिलोमेट और एक क्या है बताओ, एंटेरोसिलोमेट। शीज़ोसिलोमेट ऊपर वाले 3, एंटेरोसिलोमेट नीचे वाले 3। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान जो है वो सुनने में तो यार बड़ा हाई फाई सा लगता है लेकिन बहुत बेसिक है। तो जो बॉडी प्लान है भाई वो 3 तरह का हो सकता है, सेल एग्रीगेट टाइप, ब्लाइंड सेक टाइप और ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। ठीक, तो सेल एग्रीगेट टाइप का मतलब क्या है यार, सेल एग्रीगेट टाइप का मतलब क्या है, तो सेल एग्रीगेट टाइप का मतलब यह है कि इनमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका जो बॉडी प्लान है वो कैसा है, सेल्यूलर लेवल का है। कैसा है, सेल्यूलर लेवल का है, ऐसा सेल्यूलर लेवल का है। जो सेल्स हैं वो लूजली एग्रीगेट हैं, तो ये क्या है बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट टाइप का। तो सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लान किस में होता है बताओ, पोरीफेरा में होता है। किस में होता है भाई, पोरीफेरा में होता है। ठीक है, एक बात तो ये है। अभी इससे एक और चीज रिलेट करके निकलेगी। ब्लाइंड सेक टाइप का मतलब क्या होता है दोस्त, ब्लाइंड सेक टाइप का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग, जिनके बॉडी में सिंगल ओपनिंग मौजूद है, चाहे तुम इसे माउथ कह लो चाहे तुम इसे एनस कह लो। मैं तो ये कहूंगा कि माउथ और एनस दोनों की ही तरह काम कर रही है। तो सिंगल ओपनिंग अगर है, सिंगल ओपनिंग है, और सिंगल ओपनिंग क्या काम कर रही है बताओ, ये सिंगल ओपनिंग है, ये सिंगल ओपनिंग है जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह ही काम कर रही है, तो इसको हम कहते हैं ब्लाइंड सेक टाइप। क्या कहते हैं, ब्लाइंड सेक। देखो यार, मान लो आप एक पाइप में देख रहे हो, ठीक है, और एक पाइप में एक सिरा खुला हुआ है और एक सिरा क्या है, बंद। तो उसमें आप अगर झांक के देखोगे तो कुछ आपको दिखेगा नहीं, क्या दिखेगा, ऐसा लगेगा सिर्फ अंधेरा अंधेरा है। लेकिन अगर दोनों सिरे खुले हों तो झांक के देखोगे तो क्या दिखेगा, यहां से आर पार दिखेगा आपको ना। तो अगर एक बंद है और एक सिरा है, यानी कि सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड सेक टाइप। क्या कहते हैं बच्चों, ब्लाइंड सेक टाइप कहते हैं। और ब्लाइंड सेक टाइप किस किस में मौजूद होता है, ब्लाइंड सेक टाइप सीलेंट्रेटा में, ठीक है ना, किस में होता है, सीलेंट्रेटा में होता है, टीनोफोरा में और प्लेटीहेल्मिन्थीस में। ठीक है ना, तो ये 3 ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्या होता है बेटा, ब्लाइंड स्पॉट होता है। क्या 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 क्या, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीस। अब यार ट्यूब विद इन ट्यूब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। देखो हमारी बॉडी एक क्या है, एक ट्यूब की तरह है। सोचो, इमेजिन करो, हमारी बॉडी क्या है, एक ट्यूब की तरह। ये एक ट्यूब है भाई, ठीक। हमारी बॉडी के अंदर भी तो एक ट्यूब है जिसकी एक ओपनिंग क्या है, माउथ, और दूसरी ओपनिंग क्या है, एनस। तो जो एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी में फैली है वो भी तो एक ट्यूब है, जो हमें बिल्कुल ये याद दिलाती है कि सपोज हमारे पास में एक पेन है,
अगर हमारे पास में एक पेन है तो इसके अंदर एक क्या है, रिफिल। तो ये पेन हो गई हमारी बॉडी और रिफिल क्या हो गई, एलिमेंट्री कैनाल। तो हमें ऐसा लगता है, क्या लगता है कि ये ट्यूब के अंदर भी एक ट्यूब है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है ना। तो ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या होता है, 2 ओपनिंग्स होती हैं। क्या होती है बेटा, 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग का नाम है माउथ और एक ओपनिंग का नाम क्या है मेरे भाई, एनस, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 2 ओपनिंग्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है उनको हम बोलते हैं ब्लाइंड सेक टाइप। और हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नो ओपनिंग्स, उसमें कोई भी ओपनिंग नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल एग्रीगेट टाइप। अब जरा बहुत ध्यान से सुनो, इससे एक और चीज निकलती है। देखो मैंने ये तुम्हें लिखवा दिया है, ये हो गया पोरीफेरा, ये हो गया सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीस। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बताओ, एस्केहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सुनो जरा, बहुत ध्यान से। क्या इंटरेस्टिंग चीज है वो जरा सुनो। देखो मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसके पास ना तो माउथ है ना एनस है, तो यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो पोरीफेरा में बेटा, पोरीफेरा में अगर तुमसे कोई पूछे, हालांकि ये बाद में बताऊंगा ही मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। खुला बोल देना, पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। अब अगर भाई कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या चाहिए, 2 ओपनिंग्स। एक से आप खाना खा रहे हो और दूसरे से आप क्या कर रहे हो, जो फूड आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट फूड है, उसको बाहर निकाल रहे हो। तो कंप्लीट प्रोसेस के लिए हमारे पास 2 ओपनिंग्स की नीड है ना। अब हमारे पास कोई ओपनिंग नहीं है तो भैया डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपके पास नहीं है, एब्सेंट है। लेकिन अगर आपके पास एक ओपनिंग है और एक ही ओपनिंग माउथ और एनस की तरह काम कर रही है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो, लेकिन कैसा है, इनकम्प्लीट है। तो सीलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में और प्लेटीहेल्मिन्थीज में, इन तीनों ही फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट टाइप का होता है। तो हमें बॉडी प्लान से क्या पता चल गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता चल गया। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है बताओ, इनकम्प्लीट होता है। और जिनके पास में ट्यूब विद इन ट्यूब होती है, यानी कि यहां पे 2 ओपनिंग्स हैं, यानी कि एक से तुम खाना निकाल रहे हो और एक से वेस्ट निकाल रहे हो, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बताओ, पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्यूब विद इन ट्यूब का बॉडी प्लान होता है, तो उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है बेटा, कंप्लीट होता है। और एग्जांपल है एस्केहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेट्स तक। तो उम्मीद है ये चीजें भी आपको समझ में आई होंगी। अब सिमेट्री क्या होता है जरा देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो, उसका शेप क्या है, क्या उसकी सिमेट्री है। यहां पे हम लोग 2 बात करते हैं, एक हम लोग बात करते हैं एक्सिस की और एक हम लोग बात करते हैं बॉडी प्लेन की। क्या बातें बताओ, 2 बातें यहां पे होंगी हमारी आपके बीच में। एक तो बात होगी एक्सिस और एक क्या होगा बताओ, बॉडी प्लेन। क्या होगा बताओ, बॉडी प्लेन। 2 हमारे आपके बीच में बातें होंगी, एक्सिस और बॉडी प्लेन। तो देखो एक्सिस वो एक लाइन होती है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के मिड से होकर गुजरती है, और गुजरने के बाद में वो जो ऑर्गेनिज्म जितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है उसको हम कहते हैं बॉडी प्लेन। तो जो डिविजिबल पार्ट है वो बॉडी प्लेन है और जो डिवाइड करने वाली चीज है वो क्या है, एक्सिस। आप सुनो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी एक्सिस से 2 बराबर बॉडी प्लेन में डिवाइड नहीं हो सकते। करके दिखाओ इसे, आओ करके दिखाओ। कहां से करोगे बेटा, बताओ कहां से करोगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी एक्सिस से 2 बराबर बॉडी प्लेन में डिवाइड नहीं हो सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री कैसी होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, एसिमेट्रिकल होते हैं। और हमारा यहां पे गरीब इंसान जो हमने घेर रखा है शुरू से, इसका एग्जांपल क्या है बताओ भाई, पोरीफेरा। फिर हमेशा देखो जो इंट्रोडक्शन है उसमें 3 चीजें हैं, इजी, मॉडरेट और एडवांस।
और इसी तरीके से ये सबको आप याद कर सकते हो, पोरीफेरा। अब सुनो, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, देखो जैसे ये सर्किल बना, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम इस एक्सिस से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस एक्सिस से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस एक्सिस से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस एक्सिस से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी एक्सिस से, एक्सिस बोले तो जो बॉडी के मिड पॉइंट से होकर गुजरती हुई लाइन है, उससे दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ते हो फ्लावर के लिए, और वहां पे आप लोग पढ़ते हो इसको क्या? एक्टिनोमॉर्फिक। क्या पढ़ते हो? एक्टिनोमॉर्फिक। और यहां पे पढ़ते हो रेडियली सिमेट्रिकल। क्या एग्जांपल हो सकता है सरकार रेडियली सिमेट्रिकल का? बताओ। रेडियली सिमेट्रिकल का एग्जांपल फिर से वही दो गरीब बच्चे, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ठीक है, इजी, मॉडरेट, एडवांस। ठीक, अब सुन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल एक्सिस से दो बॉडी प्लेन में बराबर डिवाइड हो जाए, सिर्फ एक सिंगल, ऐसे से नहीं, सिर्फ एक सिंगल, और वो भी कैसा? बताओ, वेंट्रिकल जो हो, ठीक है ना, वेंट्रल साइड में हो, वो, उसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। जैसे अगर आप हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहो तो हम सिर्फ इसी प्लेन से दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, और इस प्लेन से इस एक्सिस से डिवाइड होकर दो प्लेन कौन से बनेंगे? लेटरल प्लेन बनेंगे। कितने बनेंगे? दो। तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। और बाइलेटरल सिमेट्रिकल में क्या है? बताओ। टीनोफोरा से आगे जितने भी हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक। लेकिन भाई साहब प्लीज जाइए मत, जरा सुनिए, आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाइए। देखिए, एक है इकाइनोडर्मेटा। क्या है बताओ? इकाइनोडर्मेटा। इनने एक खतरनाक बात कर दी, क्योंकि इनमें क्या आता है? इन भाई साहब में स्टारफिश आती है। क्या आती है बताओ? स्टारफिश। और स्टारफिश अगर आप देखो, स्टारफिश कुछ इस तरीके की होती है, मैंने थोड़ा खराब बना दी है, ये किसी भी प्लेन से दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, स्टारफिश आती। तो इकाइनोडर्मेटा में थोड़ा सा कहानी फंसी हुई है। देखो बेटा, इकाइनोडर्मेटा के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है लार्वा। क्या होता है बताओ? सॉरी, एक तो होता है लार्वा, और एक होता है बच्चों अडल्ट। क्या होता है? लार्वा और अडल्ट। जो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है, जो बच्चा है, वो कैसा है? 10 नंबरी, और बाप यहां पे क्या है? नंबरी। यानी कि जो इसका लार्वा है दोस्त, वो तो एडवांस लेवल का है, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। लार्वा कैसा है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। लेकिन जो अडल्ट है भाई, वो सिर्फ नंबरी है, 10 नंबरी नहीं है। अडल्ट जो है वो कैसा है? रेडियली सिमेट्रिकल है। तो कभी अगर आपको चुनना पड़े कि इकाइनोडर्मेटा क्या है, तो उसका लार्वा क्या है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। और जो अडल्ट है वो क्या है बताओ? रेडियल सिमेट्रिकल। लेकिन अगर लार्वा और अडल्ट को देके ना पूछे, सिंगल सीधे सीधे पूछें कि बताओ यार इकाइनोडर्मेटा कैसा है, तो इकाइनोडर्मेटा बेटा क्या आप किस में रखोगे? रेडियल सिमेट्रिकल में रखोगे। इकाइनोडर्मेटा को किस में रखोगे? रेडियल सिमेट्रिकल में रखोगे, जब तक कि लार्वा और अडल्ट अलग अलग ना पूछे जाएं। क्योंकि हम किसको देख के बात करेंगे? अडल्ट को देख के बात करेंगे। तो जो अडल्ट है वो रेडियल सिमेट्रिकल है, और जो लार्वा है वो कैसा है बताओ? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो उम्मीद है सिमेट्री भी आपको समझ में आई होंगी। चलो भाई, नेक्स्ट हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सेगमेंटेशन क्या है बताओ? सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन क्या होता है? इन सम एनिमल्स, देखिए साहब क्या लिखा है इसमें, in some animals the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs called metameric segmentation। इसका मतलब बच्चों ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट हों, उनकी बॉडी क्या हो? सेगमेंटेड हो। और ऐसा नहीं है कि ये सेगमेंट सिर्फ ऊपर से ही दिख रहे हो, ना 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 ना, ऊपर से भी सेगमेंटेड हो और अंदर से भी सेगमेंटेड हो। या तो पूरी बॉडी हो, या कम से कम कुछ ऑर्गन्स, बॉडी का कुछ हिस्सा तो सेगमेंटेड हो। जैसे हम लोगों में भी देखो ये सब सेगमेंटेशन ही है, ये सब क्या है? सेगमेंट्स हैं।
तो जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेगमेंटेड होती है इनको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस किस में पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है एनिलिडा में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में, ठीक है ना, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। ये तीन ऐसे फाइलम हैं जिनके ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, यानी कि बॉडी ऊपर से भी डिवाइड दिखती है और अंदर से भी डिवाइड होती है, बॉडी सेगमेंटेड होती है। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा, आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थेस का। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्या एक मेंबर है बताओ, टीनिया, है ना। तो टीनिया में आपने देखा होगा, डायग्राम में देखो, नहीं देखा तो देखो, वहां पे आपको लगेगा कि यार बॉडी तो सेगमेंटेड दिखाई दे रही है, बॉडी क्या है, सेगमेंटेड दिखाई दे रही है। तो टीनिया में क्या होता है, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। क्या होता है बताओ, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर में उनकी बॉडी बाहर से तो देखने में सेगमेंटेड लगती है लेकिन अंदर से वास्तव में सेगमेंटेड होती नहीं है। तो ये कैसा है बताओ, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। अब हम लोग कहां तक पहुंचे जरा देखते हैं, कहां तक पहुंचे। देखो भाई, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लिया, जर्म लेयर डिस्कस हो गई, बॉडी प्लान हो गया, सीलोम हो गया, सिमेट्री हो गई, सेगमेंटेशन हो गया। अब बात करते हैं सरकार नोटोकॉर्ड की। तो ये बात करते हैं भाई नोटोकॉर्ड्स की। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है, देखो नोटोकॉर्ड का बेटा मतलब क्या होता है, आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। नोटोकॉर्ड एक ट्यूब होती है। नोटोकॉर्ड क्या होती है, एक ट्यूब। नोटोकॉर्ड क्या है, एक ट्यूब है। तो नोटोकॉर्ड बच्चों एक ट्यूब है, जो ट्यूब डॉर्सल साइड में पाई जा रही है। नोटोकॉर्ड क्या है, एक ट्यूब है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डॉर्सल साइड में पाई जा रही है। देखो ये वेंट्रल साइड है, जो पीछे वाला है वो डॉर्सल साइड है और जो साइड वाला है वो लेटरल साइड है। तो नोटोकॉर्ड कहां पाई जा रही है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डॉर्सल साइड में पाई जा रही है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक हॉलो ट्यूब पाई जा रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, नोटोकॉर्ड कह रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ो, नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डिराइव्ड। मीजोडर्मली डिराइव्ड का मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म पढ़ाया था ना, तो उससे मीजोडर्म से बनी है क्या, नोटोकॉर्ड। और ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और जो कि कहां प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, पीछे प्रेजेंट है, ठीक है ना, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि पीछे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डॉर्सल साइड में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। भाई ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है दोस्त, ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उन सभी एनिमल्स को हम आंख बंद करके किस में रखते हैं, कॉर्डेट्स में रखते हैं। और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, उन सभी ऑर्गेनिज्म को हम लोग किस में रखते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में रखते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स में हम कौन कौन से रख रहे हैं, पोरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्मेटा तक, ये सब क्या है बताओ, ये सब है नॉन कॉर्डेट्स। ये सब क्या है, नॉन कॉर्डेट्स। अब यहां पे दो लोग बचे, कॉर्डेट्स बचे और हेमीकॉर्डेट्स बचे। तो यार जिनके पास नोटोकॉर्ड है भाई वो तो कॉर्डेट्स हैं, लेकिन ये हेमीकॉर्डेट्स को क्यों छोड़ दिया गया। तो जब मैं हेमीकॉर्डेट्स पढ़ाऊंगा तो इसकी कहानी आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी अब मोटा तौर पे याद रखो कि नॉन कॉर्डेट्स क्या है बताओ, पोरीफेरा तो एकाइनोडर्मेटा। अब देखो ये डायग्राम आपके में बना हुआ है, कॉर्डेट्स में क्या है, देखो भाई कॉर्डेट्स में क्या है, नर्व कॉर्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, नर्व कॉर्ड पाई जाती है। और नर्व कॉर्ड कहां पाई जा रही है, डॉर्सल, याद रखना, नर्व कॉर्ड कहां पाई जा रही है, डॉर्सल। जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं उनकी नर्व कॉर्ड हमेशा कहां होती है, वेंट्रल साइड में होती है, सामने। फिर उसके बाद नर्व कॉर्ड के नीचे ये वाला जो ट्यूब है, इसको हम लोग कहते हैं नोटोकॉर्ड, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। गिल्स अभी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, समझो मत समझो गिल्स। और जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें एनस के पीछे क्या होती है,
टेल पार्ट होता है, पोस्ट एनल पार्ट होता है, यानी कि एनस के पीछे भी क्या होता है, पार्ट होता है, टेल होती है। इसको भी छोड़ दो। अभी हमारा सिर्फ मतलब किससे है भाई, इससे हमारा मतलब है सिर्फ नोटोकॉर्ड से। तो नोटोकॉर्ड क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो डोर्सल साइड में मौजूद है। ये हमारे सभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गए, और हमने इन्हीं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने बहुत सारे फाइलम्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। अब हम लोग एक एक करके फाइलम्स पढ़ेंगे और उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके एग्जांपल्स को देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।